हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द अप स्टार्टर्स। इसका मतलब एयरबीएनबी और ऊबर की कहानी। इनका लेखक का नाम है ब्रैड एस्टन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। द अप स्टार्ट्स में हम दुनिया के दो सबसे बड़े स्टार्टअप्स एयरबीएनबी और ऊबर की कहानी के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से इन दो स्टार्टअप्स ने बहुत सारे नियम तोड़े और बहुत सी पुरानी सलाहों को ना मानकर कामयाबी हासिल की। साथ ही में यह भी देखेंगे कि इन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह बुक किसके लिए है? वे जो नए ज़माने के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं, वे जो कामयाब स्टार्टअप की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, वे जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वे जो एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। कितनी बार आपके माता पिता ने आपसे कहा है, अजनबी लोगों के साथ गाड़ी में मत बैठो, अजनबी लोगों के पास मत जाओ। यह तो हम सभी ने सुना है, लेकिन कुछ बागी लोगों को यह बातें समझ में नहीं आई और उन्होंने ऊबर और एयरबीएनबी जैसे कंपनियां बना दी, जिसकी मदद से आप एक अजनबी की गाड़ी में बैठकर कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी देश में एक अजनबी घर में रह सकते हैं। यह दो कंपनियां अपने आप में नायाब है, क्योंकि यह सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल है। इस किताब में हम देखेंगे कि यह बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। यह किताब हमें ऊबर और एयरबीएनबी की कामयाबी की कहानी सुनाती है। साथ ही यह हमें बिजनेस से जुड़ी नैतिकता के बारे में भी कुछ बातें बताती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे ऊबर और एयरबीएनबी की शुरुआत कैसे और किस तरह से हुई थी। ऊबर और एयरबीएनबी को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। बिजनेस में नैतिकता का होना क्यों जरूरी है। अध्याय नंबर 2, नए ज़माने के स्टार्टअप को हम स्टार्टअप नहीं बल्कि अप स्टार्ट कहते हैं। दुनिया में इस वक्त दो कंपनियां हैं जो कि बहुत कम समय में बिलियनियर डॉलर का बिजनेस करने लगी। यह दो कंपनियां हैं एयरबीएनबी और ऊबर। इन दो कंपनियों को यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, क्योंकि एक स्टार्टअप होने के बाद भी यह बिलियन डॉलर में पहुंचकर बड़ी कंपनियों से प्रतियोगिता करने लगे। इन दोनों कंपनियों की खास बात यह है कि दुनिया भर में फैले होने के बावजूद भी इनके पास खुद का कोई एसेट नहीं है। एयरबीएनबी देखने में दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी लगती है, लेकिन उसके पास भाड़े पर देने के लिए खुद का एक भी कमरा नहीं है। ठीक उसी तरह ऊबर देखने में दुनिया की सबसे बड़ी कार सर्विस कंपनी लगती है, लेकिन उसके पास खुद की एक भी टैक्सी या गाड़ी नहीं है। यह दोनों कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से ही इतनी जल्दी दुनिया भर में फैल गई। 2016 में एयरबीएनबी की कीमत $30 बिलियन थी और ऊबर की कीमत $68 बिलियन। एयरबीएनबी को इतनी तेज़ी से बढ़ने के लिए पैसा सिक्योया कैपिटल नाम की एक वेंचर कैपिटल फर्म ने दिया था। सिक्योया ने गूगल और व्हाट्सएप में भी पैसे लगाए हैं, लेकिन एयरबीएनबी से जो फ़ायदा उसे मिल रहा है उसके सामने गूगल और व्हाट्सएप से मिलने वाले फ़ायदे कुछ भी नहीं है। एयरबीएनबी और ऊबर की कामयाबी ने दुनिया के बिजनेस करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। आने वाले सबक में हम इसके बारे में और जानेंगे। अध्याय नंबर 3, चाइना में कामयाबी ना हासिल कर पाने पर भी ऊबर ने बहुत सारे पैसे कमाए, जिससे उसे बढ़ने में मदद मिली। हम सभी के पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि हमें किसी अजनबी के साथ गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ऊबर से सालों से चली आ रही इस सलाह को ख़त्म कर दिया है। इसकी शुरुआत सैन फ्रांसिस्को में कलानिक नाम की एक व्यक्ति ने एक कार सर्विस की तरह की थी। वहाँ पर उस समय बहुत कम टैक्सी चलती थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी।
इसलिए उबर ने काम पर जाने वाले जवान लोगों के लिए यह कार सर्विस चालू की। लोगों को उनकी यह सर्विस काफ़ी पसंद आई क्योंकि उन्हें अब घंटों सड़कों पर खड़े होकर टैक्सी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। लेकिन उनकी यह कामयाबी ज़्यादा समय तक नहीं रही। धीरे धीरे नकल करने वाले लोग भी मार्केट में उतर आए। इनमें से एक कंपनी थी लिफ्ट। उबर को लिफ्ट के आ जाने से खतरा महसूस हुआ और उसने तेज़ी से फैलकर मार्केट पर कब्जा करने का प्लान बनाया। उबर का एक ऐप बहुत अच्छा था और इस वक्त उसके पास बहुत से ग्राहक थे। इस वजह से वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर पाई। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरे यूरोप में भी अपना कब्जा जमाया। लेकिन चाइना में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। चाइना में उबर एक बार के लिए कामयाब हो गई थी, लेकिन बाद में एक चाइनीज़ कंपनी दीदी चुक्सिंग उभर कर आ गई। यह कंपनी भी उबर की तरह ही लोगों को कार सर्विस दे रही थी और यह अचानक से 400 शहरों में फैल गई, जबकि उबर अब तक सिर्फ 100 शहरों तक ही सीमित थी। क्लिनिक को लग गया कि यहाँ पर वे कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए क्लानिक ने अपने सारे ऑपरेशंस को दीदी चुक्सिंग को बेच दिया। इसके बदले में उन्हें दीदी चुक्सिंग में 17% का शेयर मिल गया। इसी 17% के शेयर से उन्होंने अरबों डॉलर कमाए और टेक कंपनी के शहर में बहुत सारा नाम भी कमाया। इसके अलावा इससे मिलने वाले पैसे से उबर ने खुद को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। अध्याय नंबर 4। एयरबीएनबी ने बहुत नीचे से शुरुआत की, लेकिन आज वो सबसे ऊपर है। अजनबी की गाड़ी में बैठना तो एक बार के लिए ठीक भी था, लेकिन किसी अजनबी के घर में रात बिताना यह तो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। लेकिन एयरबीएनबी ने इस सलाह को भी ख़त्म कर दिया। एयरबीएनबी की शुरुआत तब हुई थी जब इसके फाउंडर ब्रायन चेस्की एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके पास होटल में कमरा बुक करने भर के पैसे भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त को पैसे दिए और उसके घर में सोफ़ा पर सोकर रात बिताई। यहाँ पर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जिनके घर में एक या उससे ज़्यादा कमरा खाली रहता है। अगर हर कोई इसी तरह से उस कमरे को भाड़े पर दे दे तो टूरिस्ट को सस्ते में कमरे मिल जाएंगे और घर के मालिक को किराया अगर हम किसी तरह से इन दोनों को जोड़ दें तो हम काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा जब टूरिस्ट किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वे वहाँ के कल्चर को समझ नहीं पाते। अगर वे वहाँ पर रहने वाले लोगों के घर में रहेंगे तो वे उस देश के लोगों के साथ मिलजुल पाएंगे और उनके यहाँ के कल्चर को समझ पाएंगे। इस तरह से एयरबीएनबी ने अपना स्लोगन निकाला, जहाँ भी जाइए घर जैसा महसूस कीजिए। समय के साथ एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बदल गई। 2016 के अगस्त में दुनिया भर में लगभग 18 लाख लोग थे जो एयरबीएनबी के कमरों में रह रहे थे। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़ी होटल कंपनी मैरियट होटल ग्रुप के पास भी इतने लोगों के लिए जगह नहीं थी। एयरबीएनबी ने भी बहुत से रिकॉर्ड और नियम तोड़े। बहुत से लोग इस डर से इस आइडिया को ट्राई नहीं कर रहे थे कि कोई भी किसी अजनबी को अपने घर में आने नहीं देगा। इसलिए बहुत से इन्वेस्टर का मानना था कि उनका यह आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन एयरबीएनबी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। अध्याय नंबर 5। उबर के फाउंडर ट्रेविस क्लानिक विवादों में पड़ने से पीछे नहीं हटते। अक्सर हमने देखा है कि स्टार्टअप के फाउंडर्स विवादों से दूर रहते हैं क्योंकि उनकी कंपनी का भविष्य उनके इमेज पर निर्भर करता है। लेकिन क्लानिक ने इस नियम को भी तोड़ दिया। सबसे पहले वे क्रिस्टियन हयासी से टकराए, फिर वे सैन फ्रांसिस्को के टैक्सी एंड एक्सेसिबल सर्विस डिवीज़न से टकराए। इन दोनों लोगों ने उबर को फैलने से रोकने की कोशिश की थी। हयासी एक टैक्सी ड्राइवर थे और उनके काम करने पर बहुत सी पाबंदियां लगी हुई थी। जब उन्होंने देखा कि उबर एक के बाद एक नियमों को तोड़ता जा रहा है और वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने क्लानिक को तानाशाही कहा। उनके इस स्टेटमेंट पर क्लानिक ने उन्हें सनकी कहा। इससे यह साफ हो गया कि क्लानिक इस लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं थे। उबर को अपने लोगों से बहुत सहारा मिला।
जब उबर न्यूयॉर्क के सरकारी मसलों में फंसी हुई थी तो उबर के बहुत से फैंस ने कंपनी के सपोर्ट में रैली निकाली। लेकिन उबर की कुछ कमियां भी है जिससे लोग खुश नहीं है। उबर अपने ड्राइवर को कर्मचारी की तरह नहीं रखता। वे ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां चलाते हैं और एक आज़ाद कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करते हैं। आसान शब्दों में उबर के ड्राइवरों को हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं नहीं मिलती जो कि सारी बड़ी कंपनी के कर्मचारियों को मिलती है। दूसरी तरफ एयरबीएनबी के ब्रायन चेस्की बोलने में बहुत माहिर थे। उन्हें एलन एंड कंपनी नाम के एक बैंक ने अपने कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुलाया था। वहाँ पर उन्होंने ऐसा स्पीच दिया कि बैंक ने उन्हें अपने खास लोगों में शामिल कर लिया। इस वजह से ब्रायन को बैंक की पार्टी में जाने का मौका मिला। यहाँ पर उन्होंने बहुत से दूसरे लोगों से दोस्ती की और यही एयरबीएनबी का कामयाब की वजह बनी। लेकिन एयरबीएनबी के साथ भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। एक बार एयरबीएनबी के एक होस्ट के घर में रहने वाले व्यक्ति ने उनका घर लूट लिया था। यह होस्ट ईजे के नाम से फेमस हुआ। एयरबीएनबी ने कहा कि वो ईजे के नुकसान की भरपाई कर देगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इस वजह से ईजे ने एक ऑनलाइन कैंपेन निकाल दिया जिससे एयरबीएनबी के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। इसके बाद एयरबीएनबी को अपने होस्ट के लिए पॉलिसी को बदलना पड़ा। इस तरह से हालांकि उबर और एयरबीएनबी बहुत जल्द बहुत कामयाब हो गई, लेकिन उनके पास भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। अध्याय नंबर 6। एक कंपनी को कामयाब होने के बाद भी अपने मकसद को नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं एक आदमी के चरित्र की परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ ना हो, उसके चरित्र की परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ हो। जब कंपनियां शुरू होती है तब उनके फाउंडर्स दुनिया बदलने का ख्वाब लेकर मार्केट में उतरते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे कामयाब होते हैं वे पैसा और पावर के पीछे भागने लगते हैं और अपने मकसद से भटक जाते हैं। शुरुआती दिनों में एयरबीएनबी का सामना सैमुअल्स ब्रदर्स से हुआ था, जो कि ओरिजिनल कंपनियों के ऐप की नकल करते थे और फिर मार्केट में जाकर उनसे ही प्रतियोगिता करने लगते थे। लेकिन एयरबीएनबी उनके झांसे में नहीं फंसा। उसने अपने ऐप को लाजवाब बनाने की पूरी कोशिश की, जिससे उसकी नकल कर पाना नामुमकिन हो गया। सैमुअल्स का नकली ऐप विंडो उनके सामने टिक नहीं पाया। इसके अलावा एयरबीएनबी ने अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए एक अच्छा माहौल भी दिया। वे हर किसी से सलाह लेते थे और अपने हर कर्मचारी को महत्व देते थे। लेकिन एयरबीएनबी को अब भी सैमुअल्स से खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें यह सारे काम करते रहने चाहिए। दूसरी तरफ उबर अपने ड्राइवरों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता। वही उन्हें यूनियन बनाने नहीं देता या फिर अच्छे माहौल में काम करने की सुविधा नहीं देता। इसे यह साफ देखने को मिलता है कि उबर अपने मकसद से भटक रहा है। इन दोनों कंपनियों का हाथ में आज जितनी ताकत है, उससे ये आने वाली पीढ़ियों के बिजनेस करने के और सोचने के तरीक़ों को बदल कर रख सकते हैं। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब वे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें। अगर वे भी पैसे और पावर की दौड़ में शामिल हो जाएंगे तो भविष्य का सुनहरा हो पाना मुश्किल है। हमें अब तक यही नहीं पता है कि क्लानिक और ब्रायन आने वाले वक्त में क्या करेंगे। बस उम्मीद की जा सकती है कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल सही कामों के लिए करें। कुल मिलाकर एयरबीएनबी और उबर दोनों ही कंपनियां ने टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में बहुत जल्दी कामयाबी हासिल की है। खुद के एसेट्स ना रख कर भी उन्होंने दुनिया भर के लोगों के एसेट्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन क्या वे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है।